हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का इतिहास जो कि कुछ तारीखें याद करने का विषय नहीं है या फिर सिर्फ कुछ राजघरानों को याद करने का विषय नहीं है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें हम अपने अतीत के बारे में पढ़ेंगे और अतीत के घटनाओं के बारे में जानेंगे और उस घटनाओं से जो हमारे भविष्य में प्रतिफल प्राप्त हुए हैं हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह 10वीं कक्षा का इतिहास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप जो कि एक महादेश है, कॉन्टिनेंट है। जिस प्रकार से एशिया महादेश है उसी प्रकार से यूरोप महादेश है और यूरोप में कई सारे देश हैं। तो यूरोप के देशों में जो राष्ट्रवाद की भावना आई उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले हम यह जानते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्र मीन्स देश होता है और अगर हम वाद की बात करें तो इसका मतलब होता है भावना या फिर विचार, यानी एक ऐसी भावना, एक ऐसा विचार जो केवल देश के लिए हो, देश प्रेम के लिए हो। यहाँ पर जो भी व्यक्ति निवास करते हैं उनमें आपस में जो है प्रेम होगा, वह सभी मिलजुल कर रहेंगे, किसी जाति, किसी धर्म, किसी विशेष वर्ग में बंटकर नहीं रहेंगे और समय आने पर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की आत्मरक्षा के लिए, अपने देश के विकास के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को भी तैयार रहेंगे। और राष्ट्रवाद ही एक ऐसी भावना है जो सभी लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो इस राष्ट्रवाद का उदय जो यूरोप से शुरू हुआ हम वहां पे पढ़ेंगे और यूरोप में किस देश से शुरू हुई, वह किस प्रकार से शुरू हुई, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह है फ्रेडरिक सोरियू का यूटोपिया। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्रेडरिक सोरियू का यूटोपिया, जो कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। यह एक कल्पना दर्श है। यूटोपिया का मतलब होता है कल्पना दर्श, मीन्स एक ऐसी कल्पना, एक ऐसी समाज की कल्पना जो कि असंभव हो, यानी इतना आदर्श समाज जो कि कभी हो ही नहीं सकता है। जो फ्रेडरिक सोरियू ने अपने चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, इसमें दिखाया जा रहा है कि एक ऐसा आदर्श समाज है जो सभी अपने प्रतीक चिन्ह को लेकर अपने देश के कपड़े को पहनकर स्वतंत्रता की देवी की ओर बढ़ रहे हैं। और स्वतंत्रता की देवी जिनकी प्रतिमा आगे में लगी हुई है, इसके प्रतिमा के हाथों में एक हाथ में जो है यह मशाल है, स्वतंत्रता की मशाल है, और दूसरे हाथ में अधिकारों का बुक है, मीन्स अधिकारों की किताबें, जो मानव अधिकारों की किताबें हैं वह है। तथा ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो है ईसा मसीह हैं जो कि एक ईश्वर का रूप है और यह जो है अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। नीचे कुछ टूटे फूटे जो है पत्थर दिखाई दे रहे हैं जो कि निरंकुशवाद को खत्म करने की प्रथा को बता रही है। तो यह फ्रेडरिक सोरियू जिन्होंने यह यूटोपिया बनाया था, एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना किया था जो कि सही मायने में होना जो है असंभव है। और यह जो कल्पना दर्श बनाया गया था यह 1848 ईस्वी में, यह 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सोरियू के द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या दिखाया गया है तो जनतांत्रिक एवं गणतंत्र समाज का संसार, यानी एक ऐसा संसार जो क्या है जनतांत्रिक है, जहां पे प्रजातंत्र है और गणतंत्र समाज बन चुका है। यहाँ पर निरंकुशवाद खत्म हो चुका है और सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपने अनुसार चल रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से जो है प्रजातंत्र आ चुकी है। तथा इसमें और दिखाने का प्रयास किया गया है निरंकुशवाद का अंत, यानी यहाँ पर जो यूरोप का क्षेत्र है यहाँ पर क्या हो चुका है तो निरंकुशवाद खत्म हो चुका है। निरंकुशवाद का मतलब एक ऐसे शासक से, एक ऐसी विचारधारा से, यानी वहां पर एक ऐसा शासक रहेगा जिनके आदेशों के अनुसार ही सारे कार्य होंगे, वह जनता के हित में हो या ना हो। जनता पर जबरदस्ती थोपी गई उनकी आज्ञा या फिर एक ऐसा विचारधारा जिसके माध्यम से शासक जो भी चाहेगा, जैसा भी चाहेगा वैसा कर सकता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसे शासक को हम निरंकुशवाद शासक कहते हैं। और यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है स्क्रीन पर, जो आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है यह निरंकुशवाद का अंत हो चुका है और सभी लोग जितने भी देश है वह अपने प्रतीक चिन्ह लेकर स्वतंत्रता की देवी की ओर बढ़ रहे हैं। आगे हम बात करेंगे अर्नेस्ट रेनन की राष्ट्र की परिभाषा। अगर हम सही मायने में राष्ट्र की परिभाषा की सिर्फ बात करें, जो कि पहले सिर्फ सोचा समझा जा रहा था, तो पहले के लोग मानते थे कि एक स्थान पर, एक विशेष क्षेत्र पर रहना, सभी जन का मिलजुल कर रहना और एक धर्म, एक नस्ल, एक जाति के लोगों का मिलकर रहना ही राष्ट्रवाद है। लेकिन अर्नेस्ट रेनन ने इसको झूठ साबित किया और इन्होंने अपना एक अलग से परिभाषा दिया जो कि काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ।
और अर्नेस्ट रेनन साहब ने जो राष्ट्र की परिभाषा दी उसमें मुख्य रूप से क्या क्या बातें हैं, तो वो है कि राष्ट्र क्या होता है, तो यह लंबे प्रयासों का त्याग, यानी एक राष्ट्र के निर्माण में जो है काफी लंबे समय का जो है त्याग होता है, काफी उसमें प्रयास की जाती है, कोशिश की जाती है एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में, जिसके लिए कुछ त्याग भी करना होता है। राष्ट्र के प्रति सभी की निष्ठा, यानी राष्ट्रवाद की भावना कब होगी, जब राष्ट्र के प्रति निष्ठा होगी। एक गौरवशाली इतिहास, एक राष्ट्र का गौरवशाली इतिहास रहना भी एक राष्ट्रवाद की भावना को बताता है। साथ ही साथ भविष्य के लिए संकल्प कि जब भी देश पर खतरा आएगा, जब भी देश में मतभेद होंगे, बाहरी आक्रमण होंगे, तो वहां पर लोग सभी भेद को भूलकर वहां एक ही भावना रखेंगे, वह होगा राष्ट्रवाद की भावना, जिसके माध्यम से वह देश का विकास करेंगे और देश आगे बढ़ता ही जाएगा। आगे है एकता, जो कि यह महत्वपूर्ण है कि किसी राष्ट्र को अगर जोड़ कर रखना है, वहां के लोगों को जोड़ कर रखना है, तो उनमें एकता होना बहुत ही आवश्यक है। अगर राष्ट्र के लोगों में एकता नहीं हो तो वह राष्ट्र कभी विकास नहीं कर सकता है। तो अर्नेस्ट रेनन जो है, इन्होंने कुछ खास बातें बताई। पहले क्या क्या, तो लंबे प्रयासों का त्याग, फिर निष्ठा, गौरवशाली इतिहास, भविष्य के लिए संकल्प, एकता, यानी इन सभी को उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना में और राष्ट्रवाद की विचारधारा में जोड़ने का प्रयास किया। और इसके ही परिणाम स्वरूप जो है राष्ट्रवाद की भावना एक ऐसी भावना बनकर उभरी जिसके कारण जो है निरंकुशवाद शासक का अंत हुआ और गणतंत्र स्थापित हुआ। तो हम जानेंगे सबसे पहले गणतंत्र जो स्थापित हुआ, जो सबसे पहले निरंकुशवाद का जहां पर अंत हुआ, वह है फ्रांस। तो हम सबसे पहले अब फ्रांस की ओर बढ़ेंगे और फ्रांस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अगला पॉइंट जो हमारा है यह है फ्रांसीसी राष्ट्र और उनके विचार। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो जागृत हुई थी वह फ्रांस के लोगों में, और फ्रांस से ही राष्ट्रवाद की भावना जो है वह ज्यादा फैला, आगे बढ़ा और निरंकुशवाद शासकों का अंत किया। यह फ्रांसीसी राष्ट्र में यानी फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की विचारधारा आई थी, यहाँ पर जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई, और वह क्रांति हुई थी 1789 में, 1789, यानी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। और वहां पर क्या काम हुआ, तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यानी सत्ता जो कि एक निरंकुश शासक के हाथ में हुआ करता था, तो वह सत्ता उनसे छीन लिया गया और वहां के सर्वसाधारण लोगों के बीच जो है उसको बांट दिया गया, यानी जनता के हाथों में जो है अब सत्ता आ गई थी। अब वहां पर प्रजातंत्र स्थापित हो चुका था। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ और यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण हुआ और यहाँ पर निरंकुश शासकों के हाथों से सत्ता छीन लिया गया और आम लोगों के बीच जो है दे दिया गया, और यहाँ पर क्या हो गया, तो सर्वसाधारण के हाथों में सत्ता आ गई थी। आगे हम बात करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए कदम। अब फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना तो आए, लेकिन भावना को जागृत रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए, अगर राष्ट्रवाद की भावना होगी तो देश एक साथ जुड़ के रहेगा, एक साथ मिलकर रहेगा। इसको बढ़ाने के लिए जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी हैं, उन्होंने कुछ कदम उठाए, कुछ नियम कानून बदले, कुछ नियम कानून नए लगाए। वह क्या क्या थे, हम उनको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है पितृभूमि और नागरिक। यहाँ पर एक विचारधारा आई पितृभूमि की, यानी लोगों को अपने देश से जोड़ने के लिए एक विचारधारा दी गई कि यह जो देश है यह आपका अपना देश है और यह देश आपके पिता के समान है और आप इस देश की ही संतान हैं, यह आपकी मातृभूमि है और आपको अपने देश से प्रेम होना चाहिए। आप अपने देश की रक्षा के लिए जो है अपने सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि अगर देश नहीं रहेगा तो फिर आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। इस तरह की विचारधारा को जो है फ्रांसीसी जनता में लाया गया और जिसे हम कहते हैं पितृभूमि की विचारधारा। अगला है नागरिक। सबको यह एहसास दिलाया गया कि जो भी आम जनता है यहाँ पर, ये सारे फ्रांस के ही नागरिक हैं और फ्रांस आपके लिए जो है अपना देश है, आप इनसे जुड़कर रहें और देश के लिए जो है हमेशा आप कार्यरत रहें। यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है नागरिकों को जोड़ने का काम किया गया, देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना को और बढ़ाने का काम किया गया, लोगों में एकता लाने का काम किया गया। इसके अलावा हम बात करेंगे, अगला जो पॉइंट है वह है नया फ्रांसीसी झंडा। तिरंगे के रूप में एक नया झंडा को अपनाया गया जिसे नया फ्रांसीसी झंडा माना गया। निरंकुशवाद जब शासक का शासन चल रहा था तो उस समय उस राजा का अपना एक झंडा हुआ करता था जो कि उनका प्रतीक चिन्ह होता था। लेकिन जब प्रजातंत्र स्थापित हुआ, जब सत्ता जो है निरंकुश शासकों के हाथों से निकलकर आम लोगों के बीच आ गई, तो वहां पर जो
एक झंडा था जो कि प्रतीक चिन्ह के रूप में किसी भी देश का होता है और यह बहुमूल्य होता है, तो इस झंडे को भी बदल दिया गया और पहले के झंडे के स्थान पर एक नया झंडा लाया गया जो कि तिरंगा था। यानी अब एक नए झंडे के नीचे जो है सारे देश एक थे। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है स्टेट्स जनरल। यहां पर स्टेट्स जनरल जो हुआ करता था इसको जो है बदलकर नेशनल असेंबली बना दिया गया। पहला क्या है कि स्टेट्स जनरल यह पहले हुआ करता था, इसके स्थान पर लाया गया नेशनल असेंबली को, और यहाँ के जो सदस्य होते थे, नेशनल असेंबली के जो सदस्य होते थे, जो कानून बनाने के काम में आते थे या फिर किसी अन्य कानून को पारित करना हो या लागू करना हो, किसी चीज को बदलना हो, ये सारे काम जो है नेशनल असेंबली से ही हुआ करता था। और नेशनल असेंबली के जो सदस्यों का चुनाव होने लगा वह सक्रिय नागरिकों के द्वारा, यानी जो फ्रांस के ही सक्रिय नागरिक थे उनके द्वारा ही जो है सदस्यों को चुना जाता था और वही सदस्य जाकर नेशनल असेंबली में बैठते थे। अगला पॉइंट है हमारा स्तुति, शपथ, शहीदों का गुणगान। लोगों में देशभक्ति लाने के लिए कई सारी स्तुति गाई गई, बनाई गई, जिससे लोगों को जोड़ा गया अपने देश से। साथ ही साथ लोगों को शपथ दिलाया गया देश प्रेम के प्रति और शहीदों का गुणगान किया गया, ताकि लोगों में भी शहादत के प्रति जो है एक अच्छी भावना जगे, लोग भी इस देश के लिए शहीद होने के लिए जो है कभी पीछे नहीं हो और लोग यह समझे कि हम अगर शहीद भी होते हैं तो हम अपने देश के लिए शहीद हो रहे हैं, यह हमारे लिए एक नेक का काम है, यह हमारा देश प्रेम है। लोगों को जोड़ने के लिए जो है शहीदों का गुणगान किया गया, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, यह है सभी नागरिकों के लिए समान कानून। इससे पहले जब निरंकुश शासक का अधिकार चल रहा था उस समय जो है लोगों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया था, उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी, निम्न श्रेणी, इन श्रेणियों में बांटा गया था और सबको कुछ विशेष विशेष अधिकार प्राप्त थे, किसी को अलग अधिकार, किसी को अलग अधिकार, ठीक है। लेकिन जब गणतंत्र स्थापित हुआ, जब प्रजातंत्र स्थापित हुआ, तो सभी नागरिकों के लिए जो है समान कानून लागू कर दी गई। यानी उच्च वर्ग के हो, मध्यम वर्ग के हो या निम्न वर्ग के हो, सभी श्रेणियों, सभी वर्गों के लिए जो है एक समान कानून होगा। इसके अलावा जो आयात और निर्यात शुल्क था यह समाप्त कर दिया गया। यानी अगर कोई एक देश है और देश के अंदर में ही अगर किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य क्षेत्र में यहाँ पर व्यापार करने जाते थे तो पहले टैक्स देना होता था, आयात और निर्यात टैक्स दोनों ही प्रकार से देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जब प्रजातंत्र स्थापित हुआ तो इन टैक्सों को, इन करों को हटा दिया गया। जो आयात और निर्यात शुल्क थे इसको हटा दिया गया और इसको हटाने के साथ जनता में जो है एक खुशहाली आई। जो व्यापार वर्ग के लोग थे वह प्रसन्न हुए इस चीज से कि अब उन्हें बार बार जो है कर नहीं देना होगा, वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ समान नाप तोल की पद्धति को अपनाई गई। इससे पहले नाप तोल की अलग अलग पद्धति अपनाई गई थी। जैसे कहीं पर 1 केजी का मान जो है, कहीं पर अगर 1000 ग्राम था तो कहीं पर जो है 1 केजी का मान 1100 ग्राम हुआ करता था, यानी 1100 ग्राम हुआ करता था, कहीं पर 900 ग्राम ही हुआ करता था। इस तरह से हर जगह अलग अलग नापतोल की पद्धति थी। लेकिन प्रजातंत्र स्थापित होने के बाद जो है नापतोल की भी एक पद्धति लाई गई और समान पद्धति लाई गई कि पूरे देश में एक ही नापतोल पद्धति को अपनाया जाएगा और एक ही वजन, एक ही नापतोल के माध्यम से जो है सामान का लेन देन होगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित। चूंकि फ्रांस में कई सारी स्थानीय भाषाओं का विकास हो चुका था, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि भारत में कई सारी स्थानीय भाषाएं हैं, उसी प्रकार से फ्रांस में भी कई सारी स्थानीय भाषाएं थी जिसके आधार पर लोग आपस में ही बटे हुए थे। तो लोगों को एकजुट करने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर एक मुख्य भाषा को चुनी गई और वह मुख्य भाषा थी फ्रेंच। यानी फ्रेंच भाषा को चुनकर इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया और सभी लोगों के लिए जो है यह फ्रेंच भाषा जो है यह आम कर दिया गया। यानी सबकी एक खास भाषा होगी, राष्ट्रभाषा होगी, वह है फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जनता के बीच कुछ नियम बदले, कुछ कानून लगाए या फिर कुछ बदलाव किए, जिससे कि फ्रांसीसी जनता में जो है राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो सके। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं राष्ट्रवाद के प्रति जो है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या बदलाव किए, कुछ नए कदम उठाए।
फ्रेंच भाषा, जो कि पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा थी, उसको जो है राष्ट्रभाषा बना दी गई थी। और इसमें कुछ अब जो परिवर्तन आना शुरू हुआ, कुछ नया बदलाव हुआ, वो क्या है तो हम देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, तो यूरोप के विभिन्न शहरों में जैकोबिन क्लबों का गठन किया गया। यानी जब फ्रांस में जो है पूरी तरह से प्रजातंत्र स्थापित हो गई, तो यूरोप के अन्य देशों में भी यह एक उत्सुकता बढ़ी कि फ्रांस जो है यह अब निरंकुश शासकवाद से जो है स्वतंत्र हो चुका है, काश हम भी स्वतंत्र हो जाते, काश यह निरंकुशवाद जो शासन हमारे यहाँ चल रहा है हमारे यहाँ भी खत्म हो जाती। और यह जो यूरोप के अन्य देश थे यह सोच रहे थे किसी प्रकार से जो है फ्रांस की राष्ट्रधारा की जो विचार है, राष्ट्रवाद की जो विचार है, यह हमारे यूरोप के अन्य देशों में भी आ जाए और हम भी स्वतंत्र हो जाएं। और इस विचार पे जो है कुछ जैकोबिन क्लबों की स्थापना की गई, गठन की गई। इसमें कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक से संबंधित बातचीत होती थी कि शासक किस वर्ग के हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं या बुरे कार्य कर रहे हैं, ये सारी बातचीत इस क्लब में की जाती थी। और उधर फ्रांस भी जो है अब चाह रहा था कि चूंकि हमारे यहाँ तो राष्ट्रवाद हो गया, हमने तो स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन साथ ही साथ हम यूरोप के अन्य देशों को भी अब आजाद करेंगे, अन्य देशों से भी जो है निरंकुशवाद शासन को हम खत्म करेंगे और वहां भी हम गणराज्य स्थापित करेंगे। तो इस चीज को देखते हुए जो है फ्रांस अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यानी 1790 के दशक में जो है फ्रांस यूरोप के अन्य देशों की ओर बढ़ा और जगह जगह आक्रमण करने लगे और स्वतंत्रता की बात करने लगे। और जो अन्य देशों में यह जैकोबिन क्लब के लोग थे तथा अन्य लोग थे, इन लोगों ने इनका स्वागत किया, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का स्वागत किया और उनको कहा कि आप हमारे देश में आइए और हमें भी आप स्वतंत्र करवाइए, इस निरंकुश शासन से जो हमें मुक्ति दिलाइए। तो इस प्रक्रिया में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को जो है जैकोबिन क्लबों के द्वारा जो है काफी सहयोग मिला और 1790 के दशक में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे कई देशों पर आक्रमण किया और धीरे धीरे उनको आजाद करवाते गए। और जो भी फ्रांसीसी नेता होते थे तो अपने साथ एक विचारधारा लेकर चली थी, वो थे राष्ट्रवाद की विचारधारा, जो कि यूरोप के अन्य देशों में भी यह फैलाना शुरू कर दिए थे। और यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवाद की विचारधारा अब बहुत ही ज्यादा जोर शोर से फैलने लगी थी और लोगों में एक क्रांति जग चुकी थी कि अब हमें क्या होना है, आजाद होना है। और बढ़ चढ़कर फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का यह सहयोग भी करते थे। इसी दौरान 1799 के आसपास में यानी 1799 में जो है यहाँ पर एक नए व्यक्ति जिसका नाम आपने सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पर हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की। 1799 ईस्वी में जो है डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर दिया गया और प्रथम कौंसल के रूप में जो है यहाँ पर फ्रांस में सत्ता स्थापित किया नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पर 1799 ईस्वी में जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, तो प्रथम कौंसल के रूप में जो है यह फ्रांस में सत्ता स्थापित किया। और आगे चलकर जो है इन्होंने कई देशों पर आक्रमण किया, कई देशों को आजाद करवाया, कई राष्ट्र को आजाद करवाया। और जब 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक महान शासकों में से आते हैं, तो नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का सम्राट बन बैठा। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बन गया और उन्होंने 1804 में एक नागरिक संहिता जारी किया जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। 1804 में नेपोलियन ने एक संहिता, नागरिक संहिता जारी किया जिसे 1804 की नागरिक संहिता या फिर नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। इसमें क्या खास बात हुई, तो इसमें कुछ खास बात थी कि जो देश पर फ्रांस अब जो है अपना आधिपत्य कर चुका था, अधिकार जमा चुका था, वहां से निरंकुशवाद शासक को हटा चुका था और अपनी सत्ता स्थापित कर चुका था, उन देशों में जो है कुछ बदलाव किए, वहां के नियम कानूनों में कुछ बदलाव किए। क्या क्या बदलाव किए वो हम देखते हैं। पहला है कि जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त, यानी वहां पर जो जन्म के आधार पर जो है कुछ विशेष अधिकार प्राप्त था कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग को, कुछ उच्च श्रेणी के लोगों को, तो यह जन्म के आधार जो भी विशेषाधिकार थे इनको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद सामंती व्यवस्था, जो कि वहां पर सामंती व्यवस्था थी कि एक सामंत के अधीन जो है कुछ क्षेत्र होते थे और वहां पे किसान जमींदार कार्य करते थे, किसानों से वह टैक्स वसूली करते थे। तो ऐसी सामंती व्यवस्था जो थी यह भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद किसानों को भू दासत्व
और जागीरदारी शुल्क से जो है उसको मुक्ति मिल गई और इसको समाप्त कर दिया गया, यानी जागीरदारी शुल्क को समाप्त कर दिया गया और भू दासत्व को समाप्त कर दिया गया, जिससे कि हम कह सकते हैं कि किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति मिल गई। और यहाँ से किसान क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, वहां के जमींदार लोग जो है वह प्रसन्न हो गए। इसके बाद कानून के समक्ष जो है बराबरी और समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। सभी लोगों को जो है कानून के समक्ष क्या मिला, तो बराबरी और समानता का अधिकार मिला, सबको एक जैसा मान सम्मान मिलने लगा। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार हुआ। जो यातायात के कार्य हुआ करते थे या फिर जो यातायात के साधन हुआ करते थे, संचार व्यवस्था में जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता था उसमें भी सुधार किया गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक समान कानून। यहाँ पर सबके लिए एक समान कानून ला दी गई, राष्ट्रीय मुद्रा एक बना दी गई। साथ ही साथ यहाँ पर जो माप तोल की जो पद्धति उसने फ्रांस में लागू की थी एक जैसी, वही जो है हर जगह उन्होंने लागू कर दिया, यानी माप तोल पद्धति भी एक जैसा कर दिया हर जगह। राष्ट्रीय मुद्रा जो है एक ही कर दिया, ठीक है, जिससे मतभेद नहीं बना रहे। और व्यापार प्रतिबंध को भी हटा दिया गया। जो व्यापार प्रतिबंध था यानी आयात निर्यात शुल्क जो था एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए, जो हमने जाना था अभी कि अगर एक ही देश के जो है कुछ क्षेत्र यहाँ है कुछ यहाँ इस तरह से हैं, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार करने में आयात निर्यात शुल्क देना होता था। तो यह जो है जिन देशों पर जो है फ्रांस का आधिपत्य हो चुका था उन देशों से यह हटा दिया गया पूरी तरह से। तो यह सब कुछ नेपोलियन के समय में कुछ बदलाव किए गए। नेपोलियन संहिता के माध्यम से ये सारे कानून जो है लागू किए गए, जिससे लोगों में प्रसन्नता हुई, लोग भी जो है जागरूक होने लगे राष्ट्रवाद के प्रति। और यहाँ पर जो है फ्रांस को एक रास्ता मिल गया कि वह पूरे यूरोप पर जो है अपना आधिपत्य जमा सकता है। तो फ्रांस धीरे धीरे यूरोप के कई देशों पर अपना कब्जा करते गया और अपना आधिपत्य जमाते गया। लेकिन इसी समय में कुछ नया बदलाव आता है। कुछ नया बदलाव क्या आता है, तो यहाँ पर जो यूरोप के अन्य देश के लोग थे वह जो है अपने आप ही सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं कि जो फ्रांस हमें आजाद करने के लिए आया था, असल में वह सिर्फ हमें आजाद नहीं किया बल्कि हमें एक निरंकुश शासक से आजादी दिलवाकर हमें अपने अधीन ले लिया। और यूरोप के अन्य देशों में अब राष्ट्रवाद की भावना और जागृत होने लगी, और वैसा राष्ट्रवाद जहां पर सिर्फ उनका अधिकार हो, जिसके खिलाफ जो है कई सारे लोग खड़े हुए। नेपोलियन के खिलाफ कई सारे लोग खड़े हुए और राष्ट्रवाद की विचारधारा को जो है सही मायने में जो यूरोप में नव राष्ट्रवाद आया, इस विचारधारा को जो है कई देश जो है बढ़ाने लगे और नेपोलियन के जो है खिलाफ वह विद्रोह करने लगे। इसके बाद जो धीरे धीरे जो नेपोलियन के द्वारा जो लगाई गई संहिता थी इसके अनुसार भी वो नहीं चलने लगे। साथ ही साथ फ्रांस का बहिष्कार करने लगा और धीरे धीरे जो है फ्रांस का जो ये आधिपत्य जमा हुआ था यूरोप के अन्य देशों पर, वह धीरे धीरे पतन की ओर जाना शुरू कर देगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो जो भी नागरिक संहिता लागू की गई थी नेपोलियन के द्वारा, यानी नेपोलियन के नियम कानून, फ्रांस के आधिपत्य राज्य, ये सारे खत्म हो जाएंगे। और अब हम क्या जानेंगे, तो नेपोलियन के बाद और यूरोप के अन्य देशों में जैसे इटली, जर्मनी जो देश हैं, इन सब देशों में किस प्रकार से राष्ट्रवाद की नई विचारधारा आई और कैसे उन्होंने अपने आप को आजाद किया, एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश बनाया। तो यह सब चीज अब जो नई बातें हैं यह हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि यह आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि ऐसे ही वीडियो और आपको प्राप्त होते रहे और आप घर बैठे ही अपनी तैयारी करते रहे। और जिस प्रकार से हमने इससे पहले जो है ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ा था, ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड हो चुका है, अभी हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हो रहा है, इसके बाद और भी पार्ट आएंगे, इसके ज्योग्राफी के भी और सारे पार्ट आएंगे। फिर मैथ का यानी मैट्रिक के लिए जो कक्षा 10वीं का यह विषय है, जो भी टोटल विषय है, सारे विषयों को आपको पढ़ाया जाएगा। आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी, और आप अगर एग्जाम में बैठेंगे तो काफी अच्छे मार्क्स से जो है आप अपने आप को संतुष्ट कर पाइएगा। और अच्छे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमें आप अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।